नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सरकार, शिंदे, शपथ और सस्पेंस से आगे नई सरकार की चुनौतियों की। महाराष्ट्र में सरकार गठन में जितने उतार चढ़ाव आए, रूठना मनाना हुआ, ड्रामा और सौदेबाजी दिखी, दबाव और सस्पेंस भी दिखा और वह किसी भी बॉलीवुड का मसाला मूवी को हिट कराने के लिए पर्याप्त है। 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक के 11 दिन के डेवलपमेंट पर यदि आप बारीक नजर डालेंगे तो आपको इसमें महाराष्ट्र का चरित्र दिख जाएगा। रीजनल और राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र भी आपको इस पूरे प्रकरण में 11 दिन के डेवलपमेंट में दिख जाएगा। इस चुनाव में महाराष्ट्र ने अपना असली भगवा चरित्र दिखाया है। रीजनल पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय दल से अपनी क्षमता भर बार्गेन की। मनोकूल परिणाम नहीं मिलने पर अपना फैसला सुरक्षित रख सस्पेंस भी कायम किया। शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने या सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष किसके पाले में जाएगा, गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, इस पर बीजेपी में तो स्थिति साफ है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये अपने पास ही रखना है। लेकिन यह पद नहीं जो बीजेपी अपने पास रख रही है, इससे उनके सहयोगी दल खुश नहीं है, वो उसमें हिस्सा मांग रहे हैं और उनके फैसले से शिंदे खुश नहीं है। उनके मनाने का सिलसिला आज भी जारी है। खैर, शिंदे मानते हैं या नहीं मानते हैं, सरकार में शामिल होते हैं या बाहर से समर्थन देते हैं, इसमें सरकार के गठन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस कल शपथ ले लेंगे, सरकार का गठन भी हो जाएगा। रूठने मनाने का सिलसिला उसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि यह तो सरकार के एक हिस्सा के रूप में है। लेकिन सरकार को बनाने के लिए जनता ने जिस उम्मीद से महायुति को वोट दिया, उन्हें समर्थन दिया, असल चुनौती सरकार के सामने उन उम्मीदों पर खरा उतरने की है। यह जीत जितनी बड़ी है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती उससे भी ज्यादा बड़ी है। हिंदुओं ने जिस एकजुटता और उम्मीद से अपनी सरकार चुनी है महाराष्ट्र में, जिन घुसपैठियों और जिहादियों से महाराष्ट्र को मुक्त करने की उम्मीद से महायुति को वोट दिया है, उन मुद्दों को सरकार किस तरीके से निष्पादित करती है, इस पर पूरे हिंदू समाज की नजर रहेगी। यह चुनौती बड़ी ही केवल नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम और सरकार के कामकाज का संदेश देश की राजनीति और आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस हिंदुओं की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करते रहेंगे। क्या फडणवीस घुसपैठिए और जिहादियों के खिलाफ कानून बनाकर महाराष्ट्र को सुरक्षित करेंगे। क्या जनता एनआरसी के लिए शुरू हुए आंदोलन को उसकी परिणति तक पहुंचाएंगे फडणवीस। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने जो है एक रिपोर्ट तैयार की है उन चुनौतियों के बारे में जो महाराष्ट्र सरकार के सामने, क्योंकि कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भी बनेगी, सरकार का गठन भी हो जाएगा। लेकिन जो चुनौतियाँ, जिस उम्मीद से लोगों ने महायुति को वोट दिया है, वो उस चुनौती पे, उस उम्मीद पे कितना खड़ा उतरेंगे, उनके सामने चुनौतियां क्या क्या होगी और लोगों की उम्मीदें क्या क्या होगी, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये तो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से 5 साल का समय है। 5 साल में जिस तरीके से काम करेगी उसके अनुरूप जो है जनता अपना फैसला भी फिर सुनाएगी। लेकिन आज जो सस्पेंस की बात हमने की है कि सस्पेंस अभी भी जारी है, और आज जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और दावा पेश करने के बाद जब उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो वार्ता हुई उसमें जो कहा वो भी आपको मैं सुनवाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बातें दिलचस्प है जो सस्पेंस की नींव को रखता है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। एक बार प्रतिक्रिया सुनाएं, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूँगा। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, शपथ- मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तो जो बात जो है गंभीरता से शुरू हुई थी, जो सीरियसनेस था, उसमें बहुत ही लाइट मोड में कर दिया अजीत पवार जी ने, और उसके बाद जो है लोग, लेकिन सस्पेंस जो है फिर भी अभी कायम है कि वो शिंदे जो है सरकार में शामिल होते हैं या नहीं होते। करेंगे चर्चा, चुनौतियां क्या है और चुनौतियों के बाद जो है सस्पेंस का खुलासा, यानी सस्पेंस से पर्दा कैसे उठेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और अली दारूवाला है जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उदय निरगुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, और अधिवक्ता सुशील व्यास शिवसेना से शिंदे गुट से हम लोग सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं निरगुरकर जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है आपसे चर्चा होती रही है इस महाराष्ट्र में सरकार को लेकर के, और अब सारे पर्दे हट गए। अब सबको पता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो है वो करेंगे। अब जो एक छोटी सी जो उलझन है, वो उलझन ये है कि शिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सवाल जो कल शपथ ग्रहण के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब से बड़ा सवाल है कि जिन चुनौतियों को लेकर या जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने महाराष्ट्र में इस महायुति को वोट किया था, उन चुनौतियों पे निपटने के लिए सरकार क्या करेगी। हालांकि आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत ही पहले, ये सवाल बहुत पहले किया जा रहा, लेकिन लोगों की उम्मीदें जो है बहुत ज़्यादा है, ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं चाहूँगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या महायुति में जो लोग हैं, जो अभी बन रहा है, केमिस्ट्री जो बन रही है, क्या ये पर्याप्त है? केमिस्ट्री बनवानी पड़ेगी जी अगर हम केमिस्ट्री में चूक गए तो याद रहे ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए, इतना भारी मार्कादरा में जो समर्थन मिला है, उस समर्थन के पीछे जितनी लाडली बहनाएं हैं, उतना भी हिंदू वोट उनके साथ समर्थन में खड़ा हुआ, उसको भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हिंदू वोट का मतलब हिंदू सेंटिमेंट्स का आदर करना होगा। जहां मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर है उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, क्या ये सरकार उसको हटाने की मांग करेगी या हटाने के बारे में पुलिस को सूचना देगी उसको हटाएगी? एंटी कन्वर्जन लॉ और लव जिहाद के खिलाफ जो कानून उत्तर प्रदेश में पारित हुए हैं, क्या हिंदू समाज के मतों का आदर करते हुए ऐसे कानून, सख्त कानून हमारे यहां होंगे? तीसरी बात, जो बुलडोजर का काम उत्तर प्रदेश में चलता है कि जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया है, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी? ये सारी चुनौतियों के साथ इकोनॉमिक चुनौतियां भी बहुत सारी है, बिल्कुल। इनको जूझना पड़ेगा। सरकार बनाना इतना बड़ा, 240 सीटें आई है, 240 में से कम 30 विधायक ऐसे हैं जो चौथी बार चुन के आए हैं। बिल्कुल। तो उनका तो ये मानना होगा कि हमको मिनिस्ट्री में स्थान मिलना चाहिए। अब मिनिस्ट्री तो 3 हिस्सों में बट चुकी है, तो पहले मिनिस्ट्री बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज होगी। उसके बाद सबकी केमिस्ट्री करना और हिंदू मतों का आदर करना। नहीं तो जो हिंदू आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, याद रखिए, अगर हिंदू मतों का आदर नहीं किया, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला, तो यही हिंदू तुम्हें सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात जो है देवेंद्र फडणवीस भी समझते हैं और सरकार में शामिल जितने दल के नेता हैं वो भी समझते हैं। अली दारूवाला है हमारे साथ में। दारूवाला जी, आपको लगता है कि ये जो सस्पेंस अभी सरकार पे बना हुआ है, शिंदे जी रहेंगे नहीं रहेंगे, इससे बड़ी चुनौती जो है ये है कि सरकार, जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट किया है, उसको महायुति के साथ मिलकर, क्योंकि शुरुआत में ही ये चीज़ें देखने को मिल रही कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सरकार तैयार, देवेंद्र फडणवीस तैयार है? क्या वो तो तैयार है, क्या महायुति की केमिस्ट्री जो है उसे होने देगी? मुकेश जी, गुड इवनिंग। आपके evening. सारे श्रोताओं को, हमारे पैनलिस्ट को, सब लोग को सप्रेम नमस्कार।
जो ये डिबेट का ओपनिंग उदय जी ने कहा या ऐसा लग रहा है शायद ये कोई नितेश राणे जी की तरफ से या उनके जानिब से बात कर रहे हैं, शायद मुझे ऐसी शंका आ रही। उदय जी का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, एज अ जोकिंगली आई एम सेइंग, जो उन्होंने कहा सनातन धर्म, भोंगा उतारना मस्जिदों का और जो सनातन नैरेटिव उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या। मैं एक बात भाजपा प्रवक्ता और हमारे सारे सहयोगी ये पैनल में मेरे साथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइमरीली व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इस कल्याणकारी योजना जिसका हमने एजेंडा हमको देवेंद्र जी ने, शिंदे जी ने और अजीत पवार जी ने क्लियर कहा, जो हमने प्रोमिसेस किए थे, जो भी समीकरण हो, सीएम डेप्यूटी सीएम फॉर्मूला 2-2-1-1-1 जो भी है, इसके पहले जो हमारी बहनों को हमने प्रॉमिस किया था, जो ये 1 महीना जो डिले हुआ है 2100 रुपीज उनके अकाउंट में डालने का, वो काम पहला बटन दबेगा तो वो पहला बटन दबेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोयाबीन का जो दर है वो जो देना है, हमारी जो शेतकरी लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करना है वो प्रोगेटिव है, जो उनके कर्जा जो उनके 7/12 जो प्रॉपर्टी पेपर्स पे 7/12 के ऊपर जो कर्जा, ये कल्याणकारी योजना ये तीनों नेता मिलके पहला करेंगे। नॉट के लव जिहाद मुसलमानों के ऊपर, इनफैक्ट मुसलमानों ने तो बढ़ चढ़ के इस वक्त वोट हमारे महायुति को किया है, ये मैं डंके के चोट पे कहता हूँ। जैसे फिगर्स सामने आएंगे आप, ये अच्छी बात है, लेकिन इन मांगों को पूरा करने से मुसलमान वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो बातें आपने कही वो तो पूरी की जा सकती है। अभी फर्क तो कोई बात से नहीं गिरता है सर। 235 नैरेटिव, कोई भी यहाँ पर हम लोग तो आगे 5 साल तक कोई हमें बाल को भी धक्का नहीं लगाएगा, मगर एट द सेम टाइम ये जनता, ये जनमानस हमारी है, हम इनके नेता हैं। जैसे ये जो मांगे, जो बात निरुलकर जी ने कही है, जो बात निरुलकर जी ने कही जी, ये एक स्टूपिड विचारधारा है। इसके अंदर हमें ये नहीं भूलना कि 19% पॉपुलेशन इज माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी ने भी इस वक्त लोकसभा में जो गलती की थी वो गलती यहाँ पर नहीं करी, क्योंकि जो हमारे पास स्पेस जो है, मराठा स्पेस, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, इसके ऊपर जो जरंगे पाटिल जी ने जो ड्रॉबैक किया था, 40 एमएलएस को उन्हें रिवर्स कराया और समर्थन जिसको देना है दे दो। सर एक पॉजिटिव माहौल है महाराष्ट्र के अंदर, इसे हमें तो ये इन चीजों को लागू करने से क्या पॉजिटिव माहौल नहीं रहेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा क्या? ये तो आप चुन करके आने से पहले आपने इस वादा किया है ना लोगों से, आपने वादा किया है इसको, तो आप तो पहले ही दिन ऐसा कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि निरुलकर जी ने कोई ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल नहीं हो। ये तो आप चुनाव के दौरान बोलते रहे, तो आप इनको वादा नहीं करें। और अगर महिलाओं के खाते में पैसे देना इससे नहीं रुकेगा, इससे सोयाबीन के भाव अगर आप कम करना चाहते हैं, किसानों को फायदा दे, तो उससे ये भी नहीं रुकेगा, साथ भी चल सकता है ना दोनों चीजें। तो आप ये नहीं क्यों करेंगे कि हम ये भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो है जनता तो फिर सुन रही होंगी और आगे बात। हालांकि अभी तो सरकार ने कल शपथ लेना है, शपथ लेने के बाद जो है हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। हमारे साथ जो बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ और सीनियर स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के राष्ट्रीय। बृजमोहन जी, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से, जिन वादों पे, जिस उम्मीदों के साथ महायुति को जनता ने वोट दिया है, क्या जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे जाना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये ऊपर क्यों नहीं है? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक हैं, जिन्होंने आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को अपने दल का नेता चुना है, मैं उन सारे विधायकों को बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपने दल का समर्थन और बहुमत प्राप्त करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को उन्होंने साफ किया है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब हम महायुति के चुनाव में ये तीनों पार्टियां गई, तो सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। हम लोगों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें जितने हमारे माननीय विधायक जिनको हम लोगों ने टिकट दिए थे, उन सारे माननीय जो हमारे प्रत्याशी थे, उन सबों के जिले, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी घोषणाएं की हैं। हमारी अपनी प्राथमिकता सरकार में आने के उपरांत
सबसे पहले जो वायदे हमारे प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ किए, अपने मतदाताओं के साथ किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का है, क्योंकि उसी आधार पर उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को वोट भी दिए हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सबसे पहले उन किए गए वायदों को प्राथमिकता दें। अब जहां तक बात है कि महायुति में चूंकि तीनों दल एक साथ काम कर रहे हैं, तो महायुति की भी अपनी रणनीति है, महायुति के भी अपने वायदे हैं, और उन वायदों को भी पूरा करने का काम इस सरकार का ही होगा। क्योंकि अभी तो 5 साल तक इस सरकार को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में सरकार को काम करना है। तो अभी एक चूंकि कल शपथ होने के उपरांत मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, उसके बाद फिर मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र सरकार अपने एजेंडे को तय करेगी। और मैं आप लोगों को ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जितने भी वायदे महायुति ने और अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र में किए गए हैं, उनको करने में हमारी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक बात मैं और स्पष्ट करूं कि ये जो 2.5 साल थे हमारी इस महायुति की सरकार के, इसमें जिस प्रकार से हम लोगों को ब्यूरोक्रेसी का, जिस प्रकार से हमको अधिकारियों और कर्मचारियों का जो समर्थन मिला है, उन्हीं के कारण हम लोग अपनी पुरानी जो हमारे जो घोषणाएं थी उनको हम लोग लागू कर पाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम लोगों को उनका समर्थन, उनका सहयोग इसी प्रकार से मिलेगा जिससे कि हम अपने किए गए वादों को पूरा कर पाए। ठीक है, आपके वादे हैं, लेकिन आपके वादे में ये मांग भी है, हम उसी को निर्गुडकर जी ने जो कहा वो आपके मांग और आपकी वादे से कुछ अलग नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरीके से पहले दिन से ही कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके एजेंडे में नहीं था। ये तो आपके एजेंडे में था, लेकिन अभी जिस तरीके से बात हुई, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आप पीछे ढकेलेंगे। अधिवक्ता सुशील व्यास जी हमारे साथ है, सिंधे गुट से है और शिवसेना के हैं, ओरिजिनल शिवसेना से हैं। सुशील जी, क्या पकड़ा है, क्या शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार में शामिल होंगे, इसको लेकर के सस्पेंस, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ अटक गया। तो ये जो सस्पेंस है, ये सस्पेंस कब, क्या कल 5 बजे तक होगा या उससे पहले भी होगा? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं लोगों को। कब 11 दिन के बाद जो है लोगों को मुख्यमंत्री का नाम सुनने को मिला है, लेकिन अभी भी जो है सस्पेंस कायम है, और वो सस्पेंस शिंदे जी की तरफ से है। मुकेश जी, पिछले 2.5 साल जिस मजबूती के साथ और जिस आपसी समन्वय के साथ ये सरकार चली है, और जिसका नेतृत्व माननीय शिंदे जी ने बड़ी कुशलता से किया, और जनता ने उसको प्रत्युत्तर के रूप में, प्रचंड बहुमत के रूप में महायुति की सरकार को पुनः निर्वाचित किया। और जो उदय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, उन्हीं का सामना करते हुए, उन्हीं को हम लोग जनता के बीच में ले जाकर के उनको सुलझाने की कोशिश करते करते ही जनता का विश्वास हम जीते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं वो हमारे जहन में है। हम उन प्रश्नों को लेकर के फिर पुनः महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के बीच में जाए। अब रही बात जो आपने शिंदे जी के व्यक्तिगत बारे में कही, वो आप राजभवन में जो पत्रकार परिषद हुई वो दोपहर में, उसका जिक्र कर रहे थे और उसके कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे। मुकेश जी, राजनीति में कभी कभी हल्के रूप में भी कुछ बातें होती हैं। शिंदे जी की बॉडी लैंग्वेज अगर आपने देखी, और अजीत पवार जी का उसमें कमेंट आपने देखा, और उसमें वहां पे उपस्थित लोगों के जो रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं, कहीं नहीं लग रहा कि तीनों दलों के जो शीर्षस्थ नेता आपस में बैठ के वहां पत्रकारों से जो बातचीत कर रहे थे, कहीं उनमें दो राय है या कहीं विवाद है या उनमें कहीं मतभेद है। वो एक मत है और एक दिशा में चल रहे हैं, एक ही लक्ष्य है, महायुति की सरकार। वो मैं भी कह रहा हूँ, सब दुनिया कह रही है कि ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट का नतीजा क्या होगा? मैं मुकेश जी आ रहा था उस बात पे। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देश के और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिवसेना और उनके नेता शिंदे जी की वजह से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। ये महायुति की सरकार बड़ी मजबूती के साथ चलेगी और शिंदे जी का उसमें उतना ही योगदान होगा जितना फडणवीस जी का होगा और उतना अजीत पवार जी का होगा, कहीं कम ज्यादा नहीं होगा। तीनों लोग मिल करके आपस में समन्वय के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा महायुति की सरकार में करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल नेता की तरह आप बोल दिए। और जो बात पूछनी थी, जो बात लोग जानना चाह रहे थे, उसमें तो कुछ बोला ही नहीं आपने। कल 5 बजे जो है वो जो शपथ ग्रहण होगा, क्या वहां पर शिंदे लेंगे शपथ? जी उदय जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ जी।
देखो मुकेश जी, किसी ने ये नहीं कहा कि शिवसेना इस सरकार से अलग रहने वाली है। किसी ने ये कहा कि शिवसेना सरकार में शामिल नहीं हो रही है। नहीं, ये भी तो नहीं कहा कि शिवसेना सरकार, तो ये भी तो नहीं कहा कि सरकार शामिल होगी। दोनों नहीं, हम चीजें। गए, गवर्नर के हाथ में चिट्ठी किसने दी? 234 वो तो संवैधानिक मजबूरी थी, वो तो संवैधानिक मजबूरी थी, आपकी देना ही था। भाई आप है केयर टेकर मुख्यमंत्री, तो आप ही देंगे ना। नहीं, महायुति के नेता हैं आप, वहां तो आपको देना पड़ेगा ना सर। ये नहीं मुकेश जी, हाँ। नवनिर्वाचित जो विधायक दल का नेता होता है वो अपने समर्थन में विधायकों का पत्र देता है। तो आज यहाँ तीनों लोगों ने मिल करके, हाँ, चूंकि ये महायुति ने, चूंकि ये प्री पोल अलायंस था सर, प्री पोल अलायंस था, तो प्री पोल अलायंस में तो जो मुख्यमंत्री है वही देंगे। खैर, इसमें अगर आपने दिया, मुझे उसमें बहस नहीं है। उदय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। उदय जी, गाना याद आ गया मुकेश जी इनकी बातों को सुन के। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार कर बैठे। वही वाली बात है, थोड़ा वक्त, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये सब एक साथ ही रहेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति ऑप्शंस पे चलती है। अगर दूर जाना भी चाहे तो जाए कहाँ? बिल्कुल। और जिनके साथ जाना चाहते हैं उनका हाल तो देखिए ना क्या हो गया है। अब वही इनके साथ आ गए तो क्या करेंगे? और शिंदे सूझबूझ वाले खिलाड़ी है, शिंदे सूझबूझ वाले खिलाड़ी है। 2-4 मिनिस्ट्री वो जरूर चाहते होंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर कोई अपने अपने गुट को साथ रखने के लिए, न्याय देने के लिए कुछ चीजें मांगता होगा, लेकिन मांग किसकी होनी चाहिए? मांग होनी चाहिए हमारे जो गढ़ किले हैं वो सुरक्षित हो, उनके ऊपर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो आक्रमण दूर होना चाहिए। मालाड मालवनी में जिस तरह से हिंदुओं को खदेड़ा गया, बाहर निकाल दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अचलपुर में जो दंगे हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी सारी जगह है जहां पे वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। और मैं यही मांग करूंगा कि शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलके वक्फ बोर्ड के खिलाफ का कानून पारित करें कि इसको हम एक भी इंच, एक भी सेंटीमीटर जमीन नहीं लेने देंगे। लेकिन अली दारूवाला जी बोल रहे हैं कि भाई प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी है बहनों को लाड़की बहन योजना जो है उसमें पहले ये पैसा देना उनको, किसानों, सोयाबीन किसानों के लिए बात करना, बाकी करना। आप जो बात कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो प्रायोरिटी में है ही नहीं। अली दारूवाला जी, मैंने ये कहा आपसे, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप मुकेश जी काफी सूझबूझ से इसको जो ट्विस्ट करना चाहते हो। मैंने कहा प्रायोरिटी लिस्ट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट में बहना है, शेतकरी है, या पे जो कामगार वर्ग है, गरीब है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ 2 वर्ग है, एक द हैव एंड द हैव नॉट, एक अमीर और एक गरीब। ये सरकार बनी है गरीबों के लिए। इसके बाद में मैंने कहा कि सेकंड एंड थर्ड इन द प्रायोरिटी लिस्ट आर द एजेंडा, जिसके अंदर ये जो नितेश राणे जी जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसको लेकर उदय जी जो बात कर रहे हैं ना, ये बेशक ये हमारे लिस्ट में है। अनधिकृत वो मजार हो या कोई भी ऐसा ढांचा हो जो कायदे के खिलाफ, रूल के खिलाफ अनधिकृत हो, उसे तो बेशक खदेड़ के हम लोग निकालेंगे। नो मर्सी विल बी शोन टू एनीबॉडी, स्टेट इज प्रायोरिटी। नहीं, लेकिन जैसे मजार वाली जो बात है, लाउड स्पीकर तो आपको जो वैध अवैध किसी भी मस्जिद पे लाउड स्पीकर तो आप लगा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके लिए ऑर्डर देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? देखिए, सुबह में जो फजर की नमाज थी वो ऑलरेडी इसके सारे स्पीकर्स बंद हो चुके हैं। 99% लाउड स्पीकर्स बंद है, एक आध किधर सुनाई देता रहेगा। वो कौन सा, अगर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पे कोई कंप्लेंट अगर पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहे, तो वहां पे शायद वो चलता रहेगा। उदय जी इनकार कर रहे हैं, उदय जी इनकार कर रहे हैं, बार बार वो लेके, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी, और जो अली दारूवाला जी ने कहा है उसका जवाब मैं उदय जी से लूँगा, उसके बाद बृजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाऊँगा। हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चलेंगे अपने मेहमान अली दारूवाला जी ने जो सवाल उठाया था, अली दारूवाला जी ने, वो उसका जवाब उदय निरगुरकर जी देंगे। उदय जी, आप मुस्कुरा रहे थे, आप जवाब दिए, उसके बाद मैं वापस जो है बृजमोहन जी के पास जाऊँगा।
4 मस्जिदों पर के लाउडस्पीकर हटाना पूरे नियमों का पालन हुआ ऐसा मानना अपने आप को फंसाना होगा। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कई जगहों पे भी आज भी बहुत बड़े पैमाने पे लाउडस्पीकर सार्वजनिक शांतता को भंग कर रहे हैं और ये सत्य है। अब उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो रही है क्योंकि लोग डरते हैं कंप्लेंट करने से, और ये कानून का अपमान है, ये जज के जजमेंट का अपमान है, नंबर 1। दूसरी जो बात मेरे पैनलिस्ट ने कही है इकोनॉमिक्स की, उसकी मैं सराहना करता हूं, और ये बात सही है कि लाडली बहना के कारण जो इकोनॉमिक बर्डन हमारे बजट पे आने वाला है, उसके कारण हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। आज ही कॉन्ट्रैक्टर का 1-2 किस्त हम चुका नहीं पाए हैं इस चुनाव के दौरान, बिल्कुल। और हमको फाइनेंस करने वाले जो लोग थे, जो कंपनियां थी, उनका नवंबर के बीच में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई, और उस वक्त उन्होंने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे कि क्या इस बर्डन के चलते हम अपनी किस्त आगे वाली कर्ज का जो अगला इंस्टॉलमेंट है क्या हम दे दें या ना दे दें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाडली बहना का जो बर्डन आ रहा है, जो उन्होंने बात सही कही है, बिल्कुल, वो उसके कारण हो रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो और रिलीजियस और फंडामेंटलिज्म के प्रॉब्लम को अनदेखे करो। दिस इज नॉट आइदर और। बिल्कुल, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई अलग से बजट नहीं चाहिए, आपको तो कानून बनाने हैं। आई विल गिव प्रायोरिटी टू रिलीजियस थिंग फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिजमोहन जी, क्या आप इससे सहमत हैं जो उदय जी बोल रहे हैं? और एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आपके नेता चुनाव के दौरान जो बीजेपी का जो कोर एजेंडा था, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सिर्फ है, इसका विरोध कर रहे थे अजीत पवार जी। 2-3 मंचों से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इसी को वोट दिया, महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई महायुति को। तो क्या अभी भी आप उसी पे कायम हैं, या अभी जो कोर एजेंडा बीजेपी का है, जिस एजेंडे पे बीजेपी चुनाव लड़के इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या आप अपने एजेंडे में या अपनी सोच में बदलाव करेंगे या उसी एजेंडे पर रहेंगे? मुकेश जी, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एक धर्मनिरपेक्षता के ऊपर विश्वास करने वाली पार्टी है। और उस समय जो हम लोगों ने कहा था कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इससे आज भी हम लोग आज सहमत है। और महाराष्ट्र की आज सबसे पहली जरूरत कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, भाईचारे को बनाए रखना है, और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। आज हमारी जरूरत क्या है? आज महाराष्ट्र की हमारी जरूरत जिसके आधार पर हमको वोट मिले, वो क्या है? हमारे वो कमिटमेंट से जिनके आधार पर जनता ने हमको वोट दिया है, उसको हम किसी धर्म या किसी जाति के चश्मे से अगर देखेंगे तो ये मतदाता, तो ये भी आपका कमिटमेंट था ब्रिजमोहन जी, ये भी आपका कमिटमेंट था। ये कमिटमेंट भी आप ही का था ना भाई, ये कमिटमेंट कहीं दूसरे का थोड़ी है, कांग्रेस ने थोड़ी किया है, ये आपका ही तो कमिटमेंट था। आ रहा हूँ दरुवाली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये कमिटमेंट आपका है ना, महायुति का कमिटमेंट, ये बीजेपी का की कमिटमेंट है। बीजेपी अगर अपने कमिटमेंट, तो इसका मतलब आप रोड़ा अटकाएंगे क्या? अगर बीजेपी अपने कमिटमेंट पूरा करेगी तो आप रोड़ा अटकाएंगे, ये संकेत दे रहे हैं आप? नहीं मुकेश जी, पहले आप फिर इसको समझ लीजिए। एनडीए के अंदर ये बात बहुत ही स्पष्ट है। एनडीए में विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां इस गठबंधन में हैं। और एनडीए की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, अली दारूवाली जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा और सुशील जी के पास भी आऊंगा जी। काम करने से कभी नहीं रोका जाता। हम लोग यहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत है, उस पर हमको हमारी अपनी विचारधारा पे काम करने का, ठीक है। चलिए, तो मैं यही पूछ लेता हूँ, अली दारूवाला से पूछ रहा हूँ, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है? हालांकि अभी तक वो बना नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये शामिल करेंगे अली दारूवाला जी? सर जी, सब में पहले जो निर्गुर्जर उदय सर जो ये जो डिबेट को एक दूसरी दिशा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, क्या बटेंगे तो कटेंगे, इसके अंदर ऐसा नहीं कहा था कि ये कोई विशेष समुदाय को लेकर ये सब नहीं कहा। बिल्कुल एग्री के अंदर ये जो संदेश है, ये विशेष समुदाय को भी लागू हो सकता है। अब अगर ये जो कांग्रेस जो नैरेटिव लेकर आया था कास्ट सेंसस को लेकर,
और ओबीसी को अलग करने से, आरक्षण लाने से, ये सारे जो नेगेटिव नैरेटिव्स थे इसके खिलाफ बात हुई है सर यहाँ पर, इसके खिलाफ। तो ये एक समुदाय जो है, अभी मैं नाम लेने से कतराता नहीं हूँ, इवन मुस्लिम्स इफ दे डिवाइड अमंग्स देमसेल्फ, अगर हमारे आपस में भी आप करेंगे तो हमारे भी रिजर्वेशंस को ये लोग खाने की बात कर रहे थे। ये जो कांग्रेस ने जो लाया था इसके लिए हमने एक होना था, एक है तो सेफ है। आप इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन जो सवाल अभी बृजमोहन जी ने जो बात कही है अली दारूवाला विशेष जी, रिलीजन को उद्देश्य से ये नहीं था, ये मैं क्लियर करता हूँ। मैं कहता जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने वाली बात है, जो बाहर की घुसपैठिए यहाँ पर है, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात है, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात है, गौ संरक्षण है, क्या ये सब क्या आपकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्या ये सारी जो चीजें, ये क्या इसके ऊपर आप मुझे बात करने दीजिए सर। धर्मांतरण क्या बात करेंगे? ये तो पहले से तय था ना कि ये करेंगे, तो इसमें आप इफ एंड बट क्यों लगाया जा रहा है? अभी इसमें क्यों कहा जा रहा है कौन मिनिमम प्रोग्राम में रहेगा नहीं रहेगा? जैसा कि बृजमोहन जी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष, अरे धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये थोड़ी कि आप हिंदू का विरोध करें। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए अगर कानून बने तो उसका विरोध करें धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो ये नहीं है। करेक्ट, लेट मी आंसर। ये तो मेरा टॉपिक है सर, ये तो मेरी स्पेशलिटी है, आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। बांग्लादेशी घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेशन, शायद हम सरकार में अगर नहीं भी आते तो हम लोग हमारा एजेंडा को बाजू नहीं रखते। ये जो हमारी जगह चाइना खाया, पॉइंट नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉइंट नंबर 2, लव जिहाद, लैंड जिहाद एंड वोट जिहाद, इसके खिलाफ सर, इसके खिलाफ जो हमारा एक संगठन बनी है ना सर, आखिरी खून के कतरे तक हम उसके लिए लड़ेंगे। ये कल की शपथ विधि से और हमारी महायुति आने से इसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है सर जी। आप मेरे बात को क्लियर कर समझिए। जो हमारे, मैं तो जब हमारे वरिष्ठ लोगों से बात जो आप कह रहे हैं वही बात तो उदय जी कह रहे थे, तो आप उदय जी का विरोध कर रहे थे। उदय जी की बात आपसे अलग कहाँ थी? 1 सेकेंड, वो कहना चाहते थे कि कल से अगर जब हम शपथ विधि लेंगे तो परसों से ये काम शुरू करना है। सर ये अगर हम सत्ता में नहीं भी रहते तो ये काम पे किधर भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। यहाँ पे एक भी गाय कटना यानी हम कटने के बराबर है, ये मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे। ये सब नहीं होना है। गौ माता हमारी माँ है, उसके ऊपर अगर कोई कसई छुरी चलाता है उससे पहला मेरे गर्दन पे चलाना पड़ेगी। ये आप मेरी बात वायरल करिए सर। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप इतने कंसर्न हैं इसके बारे में। तो यही बात तो मैं भी कह रहा था। सुशील जी हमारे साथ है। सुशील जी, क्या महायुति का जो एजेंडा है, बृजमोहन जी चले गए, उन्हें दूसरे चैनल में 7:30 बजे जाना था। जो बात बृजमोहन जी ने कहा, जी मैं सुशील जी से, जो बात बृजमोहन जी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष है, भाई तो धर्मनिरपेक्ष कौन कह रहा है कि आप क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं है? आप अगर हिंदू की बात करते हैं तो ये सांप्रदायिकता क्यों हो जाती है? बीजेपी अगर हिंदू की बात करती है तो उसको सांप्रदायिक लोग क्यों बोलने लगते हैं? मुकेश जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्थापित दल के हम कार्यकर्ता हैं और धर्मवीर आनंद दिघे जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे प्रमुख नेता शिंदे जी का इतिहास जानते हैं, कितना संघर्षशील और कितना लड़ाकू रहा है। तो हम उस बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार में जरूर देखना पड़ता है क्या सभी घटकों में आपसी सामंजस्य किस तरह हो, समन्वय हो। और अगर विकास होना है, कल्याणकारी योजना बननी है तो सबके लिए बने। लेकिन कोई भी कानून से ऊपर अगर चलना चाहे तो उसको उसकी जगह बतानी भी पड़ती है। कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। कानून से ऊपर विकास की भेंट हिंदुत्व ही क्यों चढ़े? हिंदुत्व का एजेंडा ही विकास की भेंट क्यों चढ़े? मुकेश जी, आपने मेरा अगला वाक्य नहीं सुना। मैंने कहा कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून के ऊपर अगर कोई अपने आप को बताने की कोशिश करेगा तो उसको कट टू द साइज करना होगा। उसको बताना होगा कि उनका स्थान क्या है। भारतीय संविधान जिसको जितना अधिकार देता है उससे ज्यादा कोई मांग नहीं सकता, उससे ज्यादा वो उसका को उपयोग कर नहीं सकता। संविधान के परे कोई नहीं है। अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि परसों है, उनको याद करते हुए ये सबके लिए लागू होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह 5 बजे बजाऊंगा और ये जोर से बजाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मेरे तो आवाज चले, ये नहीं हो सकता। ये जो देश का कानून व्यवस्था है उसको कड़ाई से लागू होनी चाहिए। ये उदय जी के बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं और हमारा दल भी सहमत है। लेकिन कानून की तरीके से उसको लागू करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार पिछले 2.5 साल मजबूती से चली है, आगे भी सबको साथ में लेकर इसी समन्वय के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कल्याणकारी योजना हो, ये हम लागू करते रहेंगे। अब देखेंगे कि हम महाराष्ट्र को किस तरह से आगे आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास की तरफ आगे बढ़ाएं।
हाँ, बिल्कुल सही। और आपसे उम्मीद भी यही है, और सिर्फ हम लोगों की उम्मीद नहीं बल्कि जो महाराष्ट्र की जिस जनता ने आपको वोट दिया उनकी भी यही उम्मीद है कि आप उनके जो चुनौती आपके सामने है उसे आप, ठीक है फाइनेंशियल सेक्टर में जो चुनौतियां हैं उससे तो निपटना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें पैसे भी नहीं खर्च होने आपके। कानून बनाने में कोई पैसा नहीं खर्च होना है, यहाँ पर किसी से आपको फाइनेंस कराने की ज़रूरत नहीं है इसमें उदय जी। ये तो सिर्फ आपको कानून बनाना, इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद फॉलो कराना है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप साथ में नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते। ये एक बहानेबाजी नहीं लगता कि ये केवल टालने वाली बात है, इससे मनसा जाहिर होती है कि आपकी मनसा क्या है। कौन टाल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये उन्हें करना ही पड़ेगा। और शिंदे जी का जो पहला शॉट ऑफ फेम था जिसको कहेंगे हम, वो ठाणा के नजदीक कल्याण में एक हाजी मलंग नाम का गढ़ जाना जाता था। बिल्कुल, उसको श्रीमंत के नाम पे करने के लिए आनंद दिघे ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। बिल्कुल, उस आंदोलन के जो पहले गिने चुने सिपाही थे उसमें से एक एकनाथ शिंदे थे। बिल्कुल, और जिसके लिए उन्हें बहुत त्रासदी और कष्ट का सामना भी करना पड़ा था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था उस वक्त, और शायद एक आध दिन उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बिल्कुल, तो ये झेलने वाला आदमी, बिल्कुल सही है सर। हमारे से पीसीआर से बार बार कहा जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए उदय जी आपका, और अली दारूवाला जी आपका, ब्रिजमोहन जी आपका, और सुशील व्यास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे इस चर्चा में आप शामिल हुए और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन कल शपथ ग्रहण है, कल शपथ लेंगे, सरकार का गठन भी हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां जो है उनके सामने, या जिन मुद्दों को लेकर के जीत करके महायुति आई है, उन मुद्दों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना और उसे पूरा करने की चुनौती देवेंद्र फडणवीस के पास होगी, के सामने होगी। और जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो तो है, लेकिन आर्थिक चुनौतियों से पहले जो हिंदू समाज के लिए बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाला जो विश्वास है लोगों में, वो विश्वास को कायम रखना भी सरकार की बड़ी चुनौती होगी। अगर इस पे सरकार खड़ी नहीं उतरती है तो आने वाले दिनों में, आने वाली राजनीति में इसका असर पड़ेगा और इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।